Hello, CLAD aspirants. Afghanistan crisis, one of the most important topics for CLAD 2022 GK, right? अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ में कि किस तरीके से तालिबान जो है कैप्चर कर रहा है, काबुल को कैप्चर कर लिया है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ से चले गए हैं किसी सिक्योर प्लेस पे। कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं वो ताज़ाकिस्तान गए, कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं यूएसए चले गए हैं। बट ही हैज़ लेफ्ट द कंट्री, हैज़ फ्लेड अवे फ्रॉम द अफगानिस्तान। एट द सेम टाइम अगर आपने विजुअल्स देखे हैं तो वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर जैसे बस स्टेशन होता है उस तरह का माहौल है। वहाँ पे टोटल केओस है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। कोई जिसको जो जहाँ जगह मिल रही है उस प्लेन में, जैसे हम बसेस में ट्रैवल करते हैं उसी तरीके से लोग जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि तालिबान ऑलमोस्ट पूरे काबुल और पूरी अफगानिस्तान को अपने अंडर कंट्रोल में कर चुका है, टेक ओवर कर चुका है। क्या है ये तालिबान, कौन है ये तालिबान, क्या है अफगानिस्तान का ये क्राइसिस, और क्लैड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या आ सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट, देखिए अगर मैं क्लैड जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जैसे हम लोग हर साल करते हैं, क्योंकि अभी जो क्लैड का नया पैटर्न है, अब जो ये नया पैटर्न आ रहा है जिसमें आपको पता है 7 टॉपिक्स आते हैं, 7 पैसेजेस आते हैं और उन पैराग्राफ्स या उन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि ये इश्यू या ये क्राइसिस, इससे रिलेटेड कोई राइटअप आए और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए। क्वेश्चंस खूब सारे बनेंगे अफगानिस्तान की हिस्ट्री बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो करंट डेवलपमेंट्स हैं उन पे टॉपिक पे क्वेश्चंस बनेंगे। इसी तरह से जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे जो नया गवर्नमेंट जो टेक ओवर करेगी, तालिबान कर चुका है, कौन उनका सुप्रीम लीडर होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल इशू है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि ये मैंने कहा जैसे ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। इस पे एक बुक भी आई थी, इन द ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स, इन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। सेड जॉन्स नाम के एक ऑथर हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उन्होंने ये एक बुक लिखी है। इसके ऊपर फेमस बुक है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस क्राइसिस पे, इस इश्यू पे कौन सी बुक है इससे रिलेटेड। एक ऑप्शंस हो सकते हैं 4 और आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि इन द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। तो सेड जॉन्स नाम के ये ऑथर थे। क्यों कहते हैं ग्रेवयार्ड? क्योंकि देखिए अगर आप हिस्ट्री देखेंगे अफगानिस्तान का, तो अभी जैसे रिसेंटली यूएसए ने 2001 में अफगानिस्तान को इन्वेड किया था या इनके ऊपर अटैक किया था। उसके बाद में अब 2021 में एग्जैक्टली आफ्टर 20 ईयर्स वो वहाँ से जा रहे हैं या जा चुके हैं, इनफैक्ट ऑलमोस्ट जा चुके हैं। तो क्या रीज़न रहा कि वो पूरी तरह से तालिबान को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, वहाँ पे डेमोक्रेसी को सेटल नहीं कर पाए, जो उनका सो कॉल्ड उनका मिशन था या सो कॉल्ड उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि हम वहाँ पे पीस कर देंगे, वहाँ पे डेमोक्रेसी को इंटैक्ट कर देंगे, ये सब कुछ वो कर नहीं पाए। राइट, एंड वो जा रहे हैं एक तरह से, आप अगर इनडायरेक्टली कहें तो मुंह की खा के जा रहे हैं या हार के जा रहे हैं लिटरली, क्योंकि जिस तरह से वो गए हैं और तालिबान ने टेक ओवर किया है तो उससे यही समझ में आता है। इससे पहले यूएसएसआर ने एक ट्राई किया था। यूएसएसआर ने जब ये ट्राई किया था, इसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा। 1979 में यूएसएसआर ने उनके ऊपर, 89 में उनको भी इसी तरीके से जाना पड़ा। उससे पहले पास्ट में हिस्ट्री में ब्रिटिश एम्पायर, जब ब्रिटिशर्स का ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे राज था, उस जमाने में भी 3 बार एफर्ट किए या अटेम्प्ट किए ब्रिटिश एम्पायर ने, लेकिन वो भी इसी तरह से फ्लॉप हो गए। तो कुल मिला के क्या है रीज़न? देखिए इसके बहुत सारे रीज़न है वहाँ की, लेकिन एक मेजर जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ की जो डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि वो एक पूरा माउंटेनियस एरिया है। 75% ऑफ अफगानिस्तान जो है वो माउंटेन्स है, बड़े बड़े माउंटेन्स है वहाँ पर। हिंदू कुश माउंटेन रेंज है वो अफगानिस्तान से निकलती है, और 75% एरिया जैसे मैंने कहा कि वहाँ माउंटेन्स हैं। राइट, जियोग्राफी बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सेक्लूडेड बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और बहुत ही स्कैटर्ड तरीके से वहाँ पे पॉपुलेशन है। तो बहुत सारे चैलेंजेज है वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन का, लॉजिस्टिक का, राशन सप्लाई का, और इवन जो आपके वहाँ पे मुजाहिदीन जो लड़ते हैं, कौन है ये, कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन ये जो मुजाहिदीन लड़ते हैं, ये मुजाहिदीन भी वहाँ पर जो ये माउंटेन्स का बहुत या इस डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी का एडवांटेज लेते हैं। केव्स है उसमें जाके वो अटैक करते हैं और बाद में जाके गुरिल्ला वार
वॉर टेक्निक से ये लड़ते हैं और जाके वहाँ पे छुप जाते हैं। अब वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, आर्मी पहुँच भी जाए तो वहाँ पे आर्मी का लॉजिस्टिक, जो ट्रेनिंग है, जो वेपन्स है, जो इक्विपमेंट्स हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक आप कितना करेंगे, मतलब एक लिमिट है उसको करने का, और वो भी पता नहीं एग्जैक्टली किन किन एरियाज़ में वो छिपे हुए हैं। तो एक तो डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी इसका एक मेजर रीज़न है। दूसरे भी कई सारे रीज़न हैं, जैसे मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ की आइडियोलॉजी है, वहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो जो कम्युनिज्म को फेवर करते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, थोड़े से रिलेटिवली लिबरल हैं। फिर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो बहुत फैनेटिक्स हैं, कट्टर हैं, जो बहुत ही ज़्यादा रेडिकल हैं, इस तरह के लोग हैं। इस तरह से ये पूरा डिवाइडेड अफगानिस्तान है। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, रीज़न है कि वहाँ पे बड़े बड़े एम्पायर्स फ्लॉप हो गए। रिसेंट जो है अभी जो डेवलपमेंट आप जैसा पढ़ रहे हैं कि किस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। पहले मैं आपको हल्का सा एक बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए, क्या था कि 1947 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप सबको पता है, वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, उसके बाद कोल्ड वॉर चालू हो गया, और पूरे दो सुपर पावर थे उस समय, एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। जैसे आपको पता है, रशिया पहले एक यूनाइटेड कंट्री था, यूएसएसआर उसका नाम था, सोवियत यूनियन, और ये यूएसएसआर जो था ये एक सुपर पावर था। जिस तरह से आज यूएसए यूएसएसआर था, दोनों के अंदर एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन था, या बहुत राइवलरी थी। कुछ चाहे स्पेस साइंस को लेकर हो, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे हर फील्ड में इनके साथ में कंपटीशन था। और ब्रॉडली उस समय जो पूरी दुनिया है वो दो पोल्स में डिवाइड हो गई, जिसको बाइपोलर वर्ल्ड कहते थे। आधे कंट्री या कई सारे कंट्रीज थे जो यूएसएसआर सपोर्टेड थे या यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, और बहुत सारे कंट्रीज थे जो यूएसए को सपोर्ट करते थे। तो जो पूरी दुनिया थी, जैसे मैंने कहा, बाइपोलर हो गई थी। ऑल्दो वहाँ पे हम जैसे लोग भी थे जो न्यूट्रल थे रिलेटिवली, हमने नॉन अलाइन मूवमेंट भी बनाया, कई सारे कंट्रीज को भी उसमें इकट्ठा किया, बट वो एक दूसरी स्टोरी है। ब्रॉडली हम ये समझें कि दुनिया पूरी दो भागों में डिवाइडेड थी, है ना, जिसको कहते थे यूएसएसआर और यूएसए का। और इन दोनों के बीच में चलता था, डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ पर कोल्ड वॉर, प्रॉक्सी वॉर्स, इनडायरेक्ट वॉर, कंपटीशन, और ये सब चलता रहता था। अब उस जमाने में जो अफगानिस्तान था, क्योंकि वो यूएसएसआर से उसका बॉर्डर शेयर करता था। देखिए, जैसे मैंने आपको अफगानिस्तान की अगर करंट जियोग्राफी की बात करें हम, तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, एंड इट इज सराउंडेड बाय 6 अदर कंट्रीज, राइट। ये क्वेश्चन आ सकता है क्लैट पॉइंट ऑफ, अगर क्लैट अगर अफगानिस्तान पे आता तो ये भी एक पॉइंट बनता है नोट करने के लिए, या क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन सी कंट्रीज उसके जो है उसके साथ वो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो 6 कंट्रीज के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो उसमें से बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो अब अलग अलग है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ, प्री 1991 से पहले जब यूएसएसआर हुआ करता था, तो उसका मेजर जो बॉर्डर था वो यूएसएसआर के साथ था। तो ये तो नेबरिंग कंट्री था यूएसएसआर का, इस वजह से उसका यूएसएसआर का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। और जैसे मैंने कहा, अफगानिस्तान में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसा था जो कम्युनिज्म को फॉलो करता था, या कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड था। और यूएसएसआर में डिक्टेटरशिप थी, कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी वहाँ के ऊपर। जैसे अमेरिका में डेमोक्रेसी थी, वहाँ डिक्टेटरशिप नहीं था, वहाँ कैपिटलिज्म था, वो डिफरेंट आइडियोलॉजी थी, और कम्युनिज्म एक डिफरेंट आइडियोलॉजी थी। तो अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो, जैसे मैंने कहा, यूएसएसआर उनको सपोर्ट करता था, और यूएसएसआर उनको फिनेंशियल एड प्रोवाइड करता था, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स प्रोवाइड करता था, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, एक इनडायरेक्ट सपोर्ट था उसका। और पूरे अफगानिस्तान के अंदर, ये देखिए, ये अफगानिस्तान था। अब आप ये मानिए कि आधी पॉपुलेशन जो थी वो कम्युनिज्म को फॉलो करती थी, और इन्हीं कम्युनिज्म के जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को जो फॉलो करते थे, इन्हीं की इस तरह की वहाँ पार्टीज़ थी, पीडीपीए करके पार्टीज़ थी, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ रूलिंग पार्टी थी या गवर्नमेंट बनती थी। और इस गवर्नमेंट में जो वहाँ प्रेसिडेंट होते थे उनको एक तरह से यूएसएसआर का सपोर्ट था, लेकिन पूरे अफगानिस्तान के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर एक दूसरा एक पावर थी, मुजाहिदीन करके। ये क्या थे मुजाहिदीन? जैसे मैंने कहा कि अफगानिस्तान में अलग अलग ट्राइबल्स थे, अलग अलग ट्राइब्स थी, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे, राइट। तो अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे। ये एथनिसिटी के जो लोग थे, इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे थे, और ये गुरिल्ला वॉर करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो वो यूएसएसआर सपोर्टेड गवर्नमेंट है, या जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है,
ये शरिया पर या इस्लामिक रूल को, ये अगेंस्ट है इस्लाम के, या जो इस्लाम का रूल है, ये लोग बहुत ही रेडिकल थे, इस्लामिस्ट थे, रेडिकल इस्लामिस्ट थे। इनका ऐसा मानना था कि जो इस्लाम में जो शरिया लॉ दिया हुआ है उसको हमें फॉलो करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट है, इसलिए ये गवर्नमेंट के साथ में लड़ाई करते रहते थे। और कुछ पब्लिक का भी सपोर्ट था, ऐसी पब्लिक ऐसी जो पॉपुलेशन थी जो उनको सही मानती थी वो इनको सपोर्ट करती थी। और जैसे मैंने कहा, ये अलग अलग जगहों पर छिपे हुए रहते थे, बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के अंदर केव्स हैं, बहुत अलग अलग, और ये अलग अलग ग्रुप्स थे, इन सबको मुजाहिदीन बोलते थे, और ये लड़ते रहते थे हमेशा, किससे? ये गवर्नमेंट के साथ लड़ते रहते थे। इन मुजाहिदीन ने क्या किया? अच्छा, इससे पहले अब मैं पाकिस्तान का रोल समझा देता हूँ आपको। देखिए, पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था इन मुजाहिदीन को डेवलप करने में, ट्रेन करने में, सप्लाई करने में, वेपन्स की, इक्विपमेंट्स की, राशन की, और कैसे वो करता था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो अफ़गानिस्तान है उसकी जो उसके नेटिव्स हैं वो बेसिकली होते हैं पश्तून होते हैं, ठीक है, पश्तून, ठीक है, पश्तो वहाँ की लैंग्वेज है उनकी, पश्तून्स की, और पश्तून्स होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखेंगे, ये अगर मैं किसी स्लाइड में मैप दिखा सकूं आपको, ये देखिए, ये पूरा जैसे मैंने कहा चाइना इसका नेबर है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पहले पूरा यूएसएसआर हुआ करता था, राइट। बाद में ये डिवाइड हो गया, जैसे आपको पता है 1991 में यूएसएसआर डिवाइडेड इनटू 15 कंट्रीज, अलग अलग 15 देश बन गए। ये किसी और वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब यूएसएसआर था। ये सारा बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर ईरान के साथ है, इधर चाइना के साथ है, इधर पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान का जो ये एरिया है, ये बेसिकली पाकिस्तान का ये एरिया, यहाँ भी पश्तून्स रहते हैं, और इसको कहते हैं खैबर। यहाँ पे एक प्रोविंस है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पश्तून्स रहते हैं। मज़े की बात ये है कि जो पश्तून्स है, ये यहाँ पे बेसिकली नेटिव्स वो अफगानिस्तान के हैं, और क्योंकि पहले ब्रिटिश इंडिया था, आपको पता हो तो, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, इस बॉर्डर लाइन को क्या कहा जाता है? डूरेंड लाइन, आपको पता होगा, डूरेंड लाइन इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऑल्दो जो अफगानीज हैं, जो दोनों ग्रुप हैं, जो अफगान की गवर्नमेंट है, अब तो है नहीं, पहले थी, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थी, वो भी इस डूरेंड लाइन को एक्नॉलेज नहीं करती या रिकॉग्नाइज नहीं करती या मानती नहीं है। इसी तरीके से जो तालिबान या मुजाहिदीन है वो भी इस लाइन को नहीं मानते। वो ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान का ये जो खैबर पख्तूनख्वा है ये हमारा ही है, और यहाँ पे है भी सारे पश्तून्स, और इधर भी पश्तून्स है, तो पाकिस्तान से इनका आना जाना भी लगा रहता। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने यह फेंसिंग करी है, लेकिन मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात, जब फेंसिंग नहीं होती थी, तो बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवल था। तो ये बेसिकली यहीं के सारे ये पश्तून्स थे या मुजाहिदीन थे। तो एक तो इनका एक ये कल्चरल बॉन्डिंग हो गई इनकी पाकिस्तान के साथ में। उसके बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, इन मुजाहिदीन को, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कोल्ड वॉर के टाइम की बात है, और यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को वहाँ पे गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। तो यूएसए को ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, यूएसए उसका उल्टा करेगा। इसके लिए उसने पाकिस्तान को यूज किया, रादर पाकिस्तान ने ही अपने आप को यूज करवाया। उसने ये बताया वहाँ पे जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे वहाँ पर, जिया उल हक करके, वो गए वहाँ पर, और उन्होंने जिमी कार्टर प्रेसिडेंट से कहा कि सर, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, तो हम यूएसएसआर को वहाँ पे बहुत डैमेज करेंगे, हम इन मुजाहिदीन को रिक्रूट करेंगे, और पूरे जितने भी मुस्लिम कंट्री थे, इस्लामिस्ट कंट्री थे, उन कंट्रीज से वो मुजाहिदीन जो इस तरह की रेडिकल सोच को रखते हैं, या उनको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जा सकता है, जिनके पास में, उनको ये रिक्रूट करते थे, उनकी ब्रेन वॉश करते थे, ट्रेनिंग करते थे, मर जाओगे तो जन्नत में जाओगे, इस तरह की कई सारी ट्रेनिंग्स होती थी। और इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, कहता कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह से उनको ट्रेन किया जाता था। उसके बाद में जब तो यूएसए को लगा ये बिल्कुल ठीक है, तो यूएसए ने उनको बहुत पैसा देना शुरू कर दिया, और यहाँ से डेवलप हुआ पाकिस्तान का टेररिज्म या टेरर मिलिटेंसी बिजनेस। और पाकिस्तान के लिए टेररिज्म एक बिजनेस बन गया। उनको लगा कि मिलिटेंसी से या मुजाहिदीन को या तालिबान डेवलप करने से, बाद में तालिबान भी डेवलप किया उन्होंने, उनको लगा बहुत सारा पैसा मिलता है, और अगर इतना पैसा मिलता है तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और वहाँ के आर्मी जनरल्स पैसा कमाने लग गए, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने की एक मिल गई, और उनका ये एक मिशन शुरू हो गया। तो
तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। अब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि 79 से पहले यूएसएसआर उनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था। 79 में वहाँ पे एक प्रेसिडेंट थे अफगानिस्तान के जिनका नाम था नूर मोहम्मद ताराकी, राइट। इन ताराकी को मुजाहिदीन ने मार दिया, और जब इनको मारा गया, इनको मारने के बाद में जब इनकी हत्या हो गई तो यूएसएसआर ने उसके अंदर इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे मुजाहिदीन। एक ओपन वॉर सी हो गई और एक तरह से यूएसएसआर अंदर एंटर कर गया अफगान, उसकी मिलिट्री एंटर कर गई। पहले इनडायरेक्ट था, अब डायरेक्टली आ गया। और उनकी आर्मी के आने के बाद में ये देखिए 79 में यूएसएसआर ने इन्वेड किया, राइट। 89 तक वहाँ पे रहे वो, लेकिन 89 तक लड़ के वो भी थक गए, और तब तक मैंने कहा यूएसएसआर भी इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्सिंग या डिवाइडिंग। तो वो डिवाइड भी हो रहा था, और 91 में डिवाइड हो भी गया 15 कंट्रीज़ में। वो सुपर पावर रहा नहीं और ख़त्म हो गया। वो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन कमज़ोर हो गया, तो वो वहाँ से चला गया। अब क्या हुआ, तब मुजाहिदीन ने, क्योंकि अब मुजाहिदीन पहले लड़ रहे थे यूएसएसआर से, अब यूएसएसआर चला गया तो वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। उनके पास वेपन्स थे, ट्रेनिंग्स थी, मारना, और वो अफगानियों को मारना शुरू कर दिया उन्होंने। वो अफगानी जो कम्युनिस्ट से कम्युनिज्म को मानते थे, या जिनकी गवर्नमेंट थी, या जिनका एस्टैब्लिशमेंट था, उनके अगेंस्ट उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उसको लगा मैं यूएसए से पैसा कैसे लूँगा, क्योंकि अगर मैं यूएसए से पैसा नहीं लूँ, अगर यूएसए बोलेगा भाई यूएसएसआर चला गया, अब हमें क्या मतलब, अब काय को पैसा दें हम ट्रेनिंग के लिए मुजाहिदीन की, और क्यों तुम बाद में तालिबान बनाओगे। ये सब स्टोरी सुनते रहें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत समझ आएगा आपको इस वीडियो के बाद में, कि आपको बहुत, आप कमेंट में लिखेंगे कि ये समझ में आ गया है, और आपको नहीं आए तो वो भी लिखिए, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसको समझने की कोशिश करिए। अब पाकिस्तान, यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैं अभी प्रूव कर दूंगा, क्योंकि जो तालिबान है उसका हेडक्वार्टर ही क्वेटा के अंदर है। जो उनकी लीडरशिप काउंसिल है 26 मेंबर्स की, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो क्वेटा से चलती है। तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से इन्वॉल्व है इसके अंदर। इनफैक्ट जो सबसे बड़े उनके सुप्रीम लीडर हैं इस समय, डेप्यूटी लीडर हैं, वो जो चाइना के साथ जो मीटिंग हुई वो भी पाकिस्तान ने कराई। यूएसए का जो पीस एग्रीमेंट था उसमें भी पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो ये सारा अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने उन सारे मुजाहिदीन को और सारे टेरर ग्रुप्स को, उनको ये समझाया कि देखो अब हमारा दुश्मन जो है वो यूएसए है। क्यों है यूएसए, क्योंकि उस समय यूएसए क्या कर रहा था कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ के ऊपर वो अटैक कर रहा था, चाहे वो इराक हो, चाहे वो कुवैत हो, वो वही टाइम था। तब पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को समझाया कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमारा दुश्मन है, यूएसए हमारा दुश्मन है, और हमें अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा, और अफगान के अंदर भी जो हमारी आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करते हैं उनको भी मारना पड़ेगा। और यूएसए को समझाया सर वो अब आपसे लड़ने लग गए, वो आपकी एम्बेसीज पे अटैक कर रहे हैं दुनिया भर की कंट्रीज़ के अंदर, वो यूएसए पे भी अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। तो अब उनसे लड़ने के लिए हमारी आर्मी को ट्रेनिंग चाहिए, पैसा चाहिए, और वो अपनी आर्मी को और हमारे लोग चाहिए जो हम उनसे लड़ सके। डबल गेम और खेलने लग गया पाकिस्तान, और उसने फिर वहाँ से पैसा लेना शुरू कर दिया कि अब उनको ख़त्म करना है, इसके लिए हमें आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हमने इनको ट्रेन किया, शेल्टर दिया, ये हमारे अंदर पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गए हैं, अब इनको हटाना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए। अब ये भी पाकिस्तान यूएसए से पैसा लेना उसने जारी रखा। अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि वो लड़ने लग गए, अफगान सिविल वॉर हो गया, राइट। जब जैसे यूएसएसआर गया तो 89 से 92 तक ये एक सिविल वॉर शुरू हो गया। वहाँ पे आपस में मुजाहिदीन लड़ने लग गए, किससे, वहाँ के गवर्नमेंट से, जो वहाँ पे थी गवर्नमेंट, और वहाँ के लोगों से लड़ने लग गए, आपस में भी लड़ने लग गए। 1990 फिर क्या होता है देखो, अब 96 में वहाँ जन्म होता है एक बहुत बड़े, एक मुजाहिदीन ग्रुप ही था, एक मुजाहिदीन ही थे। उन्होंने क्या किया, एक नया टेररिस्ट ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा तालिबान। पश्तो लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मदरसों में पढ़ते हैं। तो उनका एक ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स को। मुल्ला उमर नाम का एक शख्स था जिसने इस तालिबान को फॉर्म किया या डेवलप किया 1994 से, और 96 में ऑफिशियली ये डेवलप हो गया। मुल्ला उमर उसका हेड हो गया,
और उन्होंने अपनी एक तालिबान ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और इस तालिबान ने फिर अटैक किया और ये बड़े ख़तरनाक थे, ये और ज़्यादा रेडिकल थे और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे और ज़्यादा डेंजरस थे, है ना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक किया और 1996 में इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया। ज्योग्राफी में कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएंगे, हिंदू कुश माउंटेन रेंज पे आएंगे, काबुल उसकी कैपिटल है, हेरात, कंधार दूसरे बड़े सिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज़ जो मैंने आपको अभी बताए 6 कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक के अंदर। इनका चाइना का बड़ा इसके अंदर रोल है, पाकिस्तान का रोल है ना, तो ये सब आएंगे इसमें। अब देखिए ये तालिबान का 96 से लेकर 2001 तक तालिबान चला। अब क्या हुआ, तालिबान के साथ साथ, तालिबान तो आया 1996 के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान ने एक और टेरर ग्रुप डेवलप किया जिसका नाम था अल कायदा नाम का। अल कायदा नाम आपने सुना होगा। ये अल कायदा भी ऑपरेट करता था अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और कई और अफ्रीकन कंट्रीज में, पर मोस्टली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर था और इसके लीडर थे ओसामा बिन लादेन। अब क्या किया, 2001 के अंदर 9/11 अटैक आप सब जानते हैं। 11 सितंबर को 2001 को इन्होंने अल कायदा ने, और क्योंकि इनका बेस तालिबान और ये एक तरह के ही ग्रुप थे, अफगानिस्तान में थे, अल कायदा ने क्या किया कि उसने 2001 में 9/11 को, सितंबर 11 को उन्होंने यूएसए के अंदर 4 प्लेन हाईजैक किए और उन प्लेन्स को WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 ट्विन टावर थे, बड़ी बिल्डिंग्स थी, उनके अंदर क्रैश कर दिया। चारों प्लेन क्रैश हुए, एक पेंटागन में हुआ, एक दूसरी जगह हुआ, करीब 3000 लोग मारे गए और यूएसए के ऊपर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ। इस टेरर अटैक से अब पूरी दुनिया हिल गई और यूएसए के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। यूएसए ने तब डिसाइड किया, एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर किया, वॉर अगेंस्ट टेरर, और वो इमीडिएटली आए, अपनी पूरी आर्मी लेकर, एयरफोर्स लेकर आए गए वो अफगानिस्तान के अंदर और उन्होंने तालिबान से धमाधम एयर स्ट्राइक करने शुरू किए, लड़ाई करनी शुरू करी और एक बार तालिबान को काबुल से भगा दिया। पूरे अफगानिस्तान में वो फैले हुए हैं वो दूसरा मैटर है, बट काबुल और उसके आसपास के एरिया से उन्होंने उसको फ्री करा दिया और वापस वहाँ पे नई गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। अब ये टाइम आ गया 2001 को कौन आ गया, यूएसए। 2001 को आ गया यूएसए। WTC अटैक अल कायदा के बाद वो आया था अल कायदा को मारने के लिए, लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान में रूल किसका था, कंट्रोल किसका था, तालिबान का, इसलिए उसको, और सब एक ही तरह के लोग थे, सब भाई भाई थे, है ना, चाहे वो तालिबान हो, चाहे वो अल कायदा हो, चाहे वो मुजाहिदीन हो, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, ये सब भी पाकिस्तान में इनके ही छोटे छोटे भाई हैं, तो ये सब आपस में मिलके काम करते हैं। अब देखिए तालिबान के बारे में, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तालिबान की कुछ आपको डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया तालिबान 94 में स्टार्ट हुआ, मुल्ला उमर ने इसको स्टार्ट किया और मदरसों से ये बच्चों को उठाते थे, उनको ट्रेन करते थे और उनकी एक तरह से उनको टेररिस्ट बनने के लिए ये एनकरेज करते थे। क्या है इसका सिस्टम, इसका एक सुप्रीम लीडर जो अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि मुल्ला उमर की तो डेथ हो गई थी 2015 के अंदर, इनफैक्ट 13 के अंदर, 15 में पता चला था, तो अभी एट प्रेजेंट इनके सुप्रीम लीडर हैं जिसको ये बोलते हैं एमिर अल मोमिनीन। वो अभी हैं मौलवी हिबातुल्ला अखुनज़ादा, ये हैं तालिबान के सुप्रीम लीडर। इनके नीचे होते हैं 3 डेप्यूटी लीडर, जिसमें से एक डेप्यूटी, इसको याद रखिएगा ये नाम, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, ये है डेप्यूटी लीडर। इसके नीचे एक 26 मेंबर इनकी एक काउंसिल होती है और ये इसको रहबरी शुरा कहते हैं या क्वेटा, क्योंकि ये क्वेटा पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, तो क्वेटा से क्वेटा शुरा नाम इसका पड़ा, या रहबरी शुरा भी कहते हैं इसको। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन। देखिए स्टोरी अपनी जगह है, कॉन्सेप्ट अपनी जगह है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्राइसिस क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, लेकिन एग्जाम में आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कि तालिबान का सुप्रीम लीडर। अब जिस बरादर का मैंने नाम लिया अभी मैं बताऊंगा, चाइना के साथ जो कुछ दिन पहले मीटिंग हुई उसमें ये थे, जब पीस एग्रीमेंट साइन हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तब ये थे, ट्रंप के एनवॉय के साथ में, रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, तब ये थे।
और ये बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है और प्रोबेबली यही यूएसए के, मैं आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब कुछ दिनों में पता चलेगा तालिबान कैसे अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, प्रोबेबली ये सुप्रीम लीडर बनेंगे आगे नेक्स्ट अफगानिस्तान के। इसी तरह से फिर इनकी, जैसे मैंने कहा, 20 लीडरशिप काउंसिल होती है 26 मेंबर की, ठीक है। क्वेटा के अंदर इनका हेडक्वार्टर, इनकी काउंसिल का, लीडरशिप काउंसिल का। और तालिबान बेसिकली करता क्या है, देखिए तालिबान का इनकम सोर्स क्या है। एक तो इनकम सोर्स उनको जो मिलता था यूएसए से, जो पाकिस्तान से, इसके अलावा सऊदी अरब से इनको बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि ये सुन्नी जो एक इस्लामिक ग्रुप है उसकी आइडियोलॉजी को ये स्प्रेड करते हैं। तो जो सऊदी है वो सुन्नी मुस्लिम्स का कंट्री है और वो सुन्नी इस्लाम को, उसकी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, वहाँ से इनको पैसा मिलता है। फिर अफ़गानिस्तान में ओपियम होता है, वर्ल्ड का 80% ओपियम, अफीम जो है वो अफ़गानिस्तान में होता है, उस पर इनका कब्ज़ा है। वहाँ से ये टैक्स लेते हैं एक तरह से, क्योंकि वहाँ कंट्रोल है, उनका डर है, उनका खौफ है, तो वहाँ पे इनको पैसा मिलता है। बहुत सारी इस तरह की माइन से इनको पैसा मिलता है, जो माइनर हैं वहाँ पे, कंपनीज़ हैं, लोग हैं, उनसे ये पैसा लेते हैं और कई तरीक़ों से ये पैसा लेते हैं। इनकी आइडियोलॉजी क्या है कि ये शरिया लॉ, जो मुस्लिम लॉ है, शरिया लॉ है, उसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जैसे पहले भी इन्होंने रूल किया था, मैंने बताया 1996 से लेकर और 2001 तक, और अभी भी जब ये आ गए हैं, इनका है कि भाई एक तो, हालांकि अभी ये बहुत लिबरल बातें कर रहे हैं, बट अब कितना क्या होगा फ्यूचर में वो फ्यूचर ही बताएगा। एग्जाम से पहले इसका एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे साल में क्या डेवलपमेंट हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, उन पॉइंट्स को, फैक्ट्स को भी इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं अभी तक की जो अवेलेबल स्टोरी आपको बता रहा हूँ। इनका कहना है कि जो मेल हैं वो बड़ी दाढ़ी रखेंगे, कुरान साथ रखेंगे, जो वीमन है वो बुर्का पहनेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी, किसी मेल के साथ ही निकलेगी, वो एजुकेशन नहीं लेगी। कई सारे ऐसे जो टिपिकल फंडामेंटलिस्टिक या इस तरह की कंजर्वेटिव जो सोच होती है, वही इनकी सोच है, वो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये तालिबान का थोड़ा सा ओवरव्यू है। जो नाम मैंने बताए ऑफिस बेरर के, स्पेशली इस बरादर भाई को याद रखिएगा, ये मौलवी बरादर जो है, या इनके जो अभी सुप्रीम लीडर हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, इसको ज़रूर याद रखिएगा, अखुनज़ादा, ठीक है, और मुल्ला उमर इसके फाउंडर थे, उनको याद रखिएगा। अब देखिए, अल कायदा वाला मैंने बताया था कि अल कायदा के चक्कर में अफ़गानिस्तान आया था यूएसए, और उसका ऑब्जेक्टिव था तालिबान को ख़त्म करना, अल कायदा को ख़त्म करना और पीस और डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना। अब क्या दिक्कत है, अल कायदा का जो लीडर था, जिसको आप जानते हैं, ओसामा बिन लादेन, अल कायदा बना था 1988 में, पाकिस्तान में बना था, पाकिस्तान ने बनाया था और पूरी दुनिया में लड़ रहा था, टेररिज्म स्प्रेड कर रहा था। इनको, अल कायदा को, आपको पता है कि बराक ओबामा के टाइम में 2 मई 2011 में एबुटाबाद के अंदर, पाकिस्तान के अंदर मिला था। ये पाकिस्तान पे जो यूएसए की नेवी सील्स कमांडोज थे, उन्होंने अटैक करके इसको मार दिया था। तो अल कायदा का वहाँ पे खात्मा, मतलब उसके सुप्रीम लीडर जो थे ओसामा बिन लादेन, उनकी डेथ हो गई थी। अल कायदा ख़त्म हो गया, लेकिन यूएसए अफ़गानिस्तान से नहीं गया, राइट। उसको लगता था कि वो तालिबान को भी ख़त्म कर देगा और एक अपना कंट्री पे डोमिनेंस कर देगा। लेकिन अब देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है कि यूएसए जैसा सुप्रीम पावर भी, इसीलिए मैंने कहा ना शुरुआत जब मैं वीडियो में करी थी कि इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहते हैं, वो जा रहा है। जब आप देखते हैं ना हॉलीवुड की वॉर मूवीज़, हॉलीवुड पे बहुत वॉर मूवीज़ आती है यूएसए की, और उसमें बताता है कैसे यूएसए वर्ल्ड का सेवियर है, पूरी दुनिया से टेररिज्म को ख़त्म कर रहा है, जो एलियंस है उनको ख़त्म कर रहा है, स्पेस में लड़ रहा है दुनिया के लिए। ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअल क्या है, यूएसए की आर्मी का कितना एयर स्ट्राइक तक ठीक है, वो एयर अटैक में, क्योंकि उनके पास में बहुत अल्ट्रा मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सब है। लेकिन जब ग्राउंड पे लड़ने की बात आती है तो यूएसए की हालत क्या है वो आपने देखी है, चाहे वो वियतनाम में हो, चाहे वो किसी और वॉर में हो। अफगानिस्तान वॉर पे उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ बनाई है, आपने ऐसी हॉलीवुड की मूवीज़ देखी भी होगी, ब्रदर्स है, ज़ीरो डार्क थियरी है, इसी तरह से लोन सर्वाइवर है, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन ऐसी मूवीज़ में बताया किस तरह से अमेरिका जाके और अफगानिस्तान में सब कुछ कर रहा है। हालत क्या है वो आप देख रहे हैं इस समय, कैसे भाग रहा है वो, राइट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल ट्वीट किया कि मेरी याद आ रही है क्या, आर यू मिसिंग मी। अब ट्रंप का क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है ये, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं उसको नहीं डिस्कस करूँगा। बट अभी मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट पे आ जाता हूँ कि देखिए, अब ये जो अभी जब यूएसए ने उसके ऊपर अटैक किया और यूएसए ने
यूएसए इनसे लड़ रहा था, लेकिन अब यूएसए को लगा यूएसए के ऊपर कई सारे प्रेशर्स हैं। क्या प्रेशर्स है? वहाँ की पब्लिक का प्रेशर है कि हम वहाँ कई सारे पब्लिक वहाँ पे मानती है, मेजॉरिटी पब्लिक, कि हम क्यों लड़ रहे हैं। वहाँ पैसा $2 ट्रिलियन खर्च कर चुके हैं, रिजल्ट जीरो आया है। हमारे कई सारे वहाँ पे सोल्जर्स मर चुके हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। हमें वहाँ से कोई भी इनकम नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं। तो पहले ट्रंप साहब ने डिसाइड किया कि तालिबान से नेगोशिएट करते हैं, बार्गेन करते हैं, कोई एक बीच का रास्ता निकल के वहाँ से भाग जाते हैं। तो उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट दोहा के अंदर साइन किया और तालिबान और यूएसए के अंदर एक पीस एग्रीमेंट हुआ। अब देखिए, यूएसए को अपनी इज्जत बचानी है, तो उसने क्या किया, दुनिया को ये बताया कि हमने पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब तालिबान हमसे ये कह रहा है कि हम जो है वहाँ पर कोई तरह की लड़ाई नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, हम लिबरल हो जाएंगे, हम वीमन एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, वीमन फ्रीडम को प्रमोट करेंगे। और जो है हम लोग इसलिए अब हम जा रहे हैं क्योंकि अब तालिबान समझ गया है कि हम क्या चाहते हैं या दुनिया क्या चाहती है। लेकिन सच्चाई क्या आप जानते हैं, तालिबान वापस अपने रंग में आ गया है, किस तरह से वो वायलेंटली आगे बढ़ रहा है, किस तरह से वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यूएसए को क्योंकि बचना था, तो उसने दोहा में लास्ट ईयर एक एग्रीमेंट साइन किया। उसी को ट्रंप के ही उस पॉलिसी को बाद में जो बाइडेन साहब ने उसको कंटिन्यू किया। ऑल्दो बाइडेन साहब को क्रिटिसाइज भी कर रही है दुनिया कि किस तरह से आप वहां से आ गए। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा। अब देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो अब वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आएगी, क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। वहाँ वो पाकिस्तान का नाम जैसे बता रहे हैं, वो एमिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया अफगानिस्तान करेंगे, तो वो सब देखने वाली बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन वहाँ पे। इसी तरह से यूएसए का अफगानिस्तान के अंदर कौन है डिप्लोमेट, या वहाँ पे एम्बेसडर कौन है, अफगानिस्तान का यूएसए में कौन है, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे कंट्रोवर्सी में जैसे एक दानिश सिद्दीकी थे हमारे फोटो जर्नलिस्ट इंडिया के, उनको वहाँ पे मारा गया रिसेंटली अभी तालिबान के द्वारा। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अब देखिए, चाइना का एक बहुत बड़ा एंगल है इस पूरी डेवलपमेंट में। पाकिस्तान ने पहले यूएसए, अब चाइना को इन्वॉल्व कर लिया है। देखिए, चाइना के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना का तो पैसे तो पूरी दुनिया में इंटरेस्ट है, वो तो चाहे कि पूरी दुनिया ही हमारी हो जाए। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट है, उनका एक प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, OBOR, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड। वो अफगानिस्तान से निकलता है, उसको ईरान के साथ ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, ठीक है, ईरान के साथ। क्योंकि यूएसए का दुश्मन ईरान, चाइना का दुश्मन यूएसए, चाइना ईरान बन गए नए भाई भाई। और आपस में इनका जो है इसके लिए इनको एक वो चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के रूट चाहिए। तो यहाँ पे एक वन बेल्ट वन रोड बन रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ चाइना जो है, अभी रिसेंटली इस जिसके साथ मैंने कहा मीटिंग भी हुई है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब चाइना का क्या रोल होता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है, तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि तालिबान एंटी इंडिया है, तालिबान जो है फंडामेंटलिस्ट है, बहुत रिलीजियस, जैसे मैंने कहा, रिलीजियस मिलिटेंसी एक बिजनेस बन गया है। उससे पैसा कैसे कमाया जाए, भोले भाले गरीब लोगों को जिनको कुछ पता नहीं है, उनको किस तरह से उनका ब्रेन वॉश करके उनको इस टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व करके उनके नाम पे बहुत सारा पैसा लिया जाए। तो ये भी एक बिजनेस बन गया है, रिलीजियस मिलिटेंसी। तो चाइना अब क्या करेगा, उसके क्या इंटरेस्ट हैं, इंडिया क्या करेगा, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखिए, मैंने कहा बहुत लंबा है, इसका एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं चाहता था आपको एक ओवरव्यू समझ में आए, ये प्रॉब्लम क्या है, ये क्राइसिस क्या है, ये कब से चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किसका क्या रोल है, टाइमलाइन क्या है। ये पूरा हमने इसको हम क्लास में प्रोवाइड भी करेंगे, इसके नोट्स। और आप अगर इसमें देखना चाहें तो आपको ये पूरी स्लाइड्स हमने बनाई है, इसकी टाइमलाइन और इसका मैप बनाया। जैसे मैंने कहा, इसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड, जो एयर बेस था यूएसए का, जहाँ से यूएसए ऑपरेट करता था, वहाँ के बड़े सिटीज़ कौन से हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया, चाइना और इन सब का जो है वो क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, अभी ये बहुत लंबा हो रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये क्या टॉपिक है। ऐसे और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लैट के प्रिपरेशन के लिए, क्लैट के नेक्स्ट क्लैट 2022 के उन 7 टॉपिक्स के लिए, जिन 7 टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे 35 जीके के क्वेश्चंस, उनको जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो इसके ऊपर प्रेजेंट करेंगे और आपको बताएंगे कैसे क्लैट 2022 जीके
जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, वो ज़रूर देखें कि कैसे प्रिपेयर करें क्लैट 2022 के जीके को। आप न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन उसमें से ये फाइंड आउट करें कि कौन से टॉपिक्स हैं, है ना। अभी जैसे बहुत सारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ओबीसी रिजर्वेशन वाला बताया था, जो नया अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 127th अमेंडमेंट बिल है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं जिनको हम लाएंगे, लेकिन वो तब लाएंगे जब आप कमेंट में बताएंगे कि आपको ये समझ आया, नहीं आया, आया तो क्या आया और नहीं आया तो क्या नहीं आया, ताकि हम आगे के इस तरह के जीके सीरीज के अंदर जो टॉपिक हैं जीके के इंपॉर्टेंट क्लैट 2022 पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरह के टॉपिक ला सकें। और अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो पहले डेमो क्लास अटेंड करें। डेमो क्लास अटेंड करने के लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को सर्च करें, नंबर्स दिए हैं वहाँ कॉन्टैक्ट करें। आपको डेमो क्लास के लिए हम इनवाइट करेंगे, 5 डेज फ्री क्लास देंगे और आपको समझ में आएगा कैसे क्लैट 2022 के लिए जो बेस्ट टीचर्स हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, मोस्ट क्वालिफाइड, मोस्ट स्मार्ट और जो मोस्ट परफेक्ट सिस्टम और स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ऐसे टीचर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन दिस चैनल।